हमारे साथ मेहमान हैं एसआईयू के एसएसपी कैप्टन रिटायर हैदर रज़ा साहब। कराची के हवाले से ये दोनों चीज़ें बड़ी माजी में तो बड़ी मशहूर रही हैं, आए दिन बैंक डकैतियाँ होती थीं और भत्ता तो यहाँ का फैशन बन गया था। एक्सटॉर्शन में अक्सर पहले ऑर्गेनाइज गैंग्स इन्वॉल्व थे। ताजर जो है कम्युनिटी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटॉर्शन के हवाले से उनको थ्रेट्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को होते हैं। देखिए जेन्युइन केसेस, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कम परसेंटेज है जेन्युइन केसेस की, वो उस रास्ते से गुरेज करेंगे जाने से जहाँ से सामने पुलिस वाला खड़ा हो, क्योंकि वो पुलिस की मौजूदगी उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं बनता बल्कि उनके लिए खौफ का एहसास आज भी हमारी ये सोसाइटी में। अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि हमारी पुलिस में 2-3 इम्प्रेशन हैं कि जी एक तो पुलिस वाला रुकेगा तो वो पैसे मांगेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी टीवी और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी और आज हमारे साथ मेहमान हैं एसआईयू के एसएसपी कैप्टन रिटायर हैदर रज़ा साहब। उनसे हम उनकी यूनिट के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में गुफ्तगू करेंगे और कराची के अंदर अमन अमान की सूरत हाल या जराइम की कमी के हवाले से इनकी यूनिट की क्या कारकर्दगी है, इन पर ही हम बात करेंगे। एसएसपी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि पहले तो बुनियादी सवाल हम आपकी परफॉर्मेंस का भी पूछेंगे, आपके इदारे की वर्किंग का भी पूछेंगे। पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि एसआईयू का बेसिक काम क्या है, किन मकासद के तहत ये यूनिट बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसआईयू का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। ये सीआईए पुलिस का हिस्सा है, जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है कराची पुलिस की। हर ज़िले में एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी होती है जिसका मेन काम होता है कि वो क्राइम जो कि थाने की कैपेसिटी से बाहर होता है उसको जो है वो ट्रेस करे, डिटेक्ट करे, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन भी करे। इसी तरह क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा रीजन है तो इधर की तमाम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी डिस्ट्रिक्ट की कंबाइन होके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि सेंट्रलाइज्ड है, एडिशनल आईजी के अंडर काम करता है। उसको हेड करते हैं डीआईजी सीआईए जो कि आरिफ हनीफ साहब हैं इस टाइम पे। सीआईए के 3 जो है सब यूनिट्स हैं, उसमें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है जो कि जहां आप बैठे हुए हैं इस टाइम पे। ये प्राइमरीली एक्सटॉर्शन और जो बैंक रॉबरीज़ हैं इनको डील करता है। दूसरा यूनिट एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है जो कि व्हीकुलर क्राइम, थेफ्ट और स्नैचिंग जितनी भी है मोटरसाइकिल कार की वो डील करता है। और एक एंटी वायलेंट क्राइम सेल है जो कि किडनैपिंग फॉर रैंसम और जो बच्चे और ये अगवा हो जाते हैं इनके केसेस को ट्रीट करता है। तो इस तरह जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है। और इसके अलावा हमारे एसआईयू में वक्तन फ़वक्तन एडिशनल आईजी साहब ऐसे केसेस ट्रांसफ़र कर देते हैं जो कुछ इंटीरियर सिंध से भी होते हैं, ज़्यादातर कराची से होते हैं, जिसमें वो समझते हैं कि ज़्यादा एफ़र्ट की ज़रूरत है और क्योंकि यहाँ एक अच्छी टीम बैठी हुई है इन्वेस्टिगेटर्स की भी, ऑपरेशन वालों की, तो वो इसको डिटेक्ट कर सकेंगे। इसके अलावा हम लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि जो स्ट्रीट क्राइम में है या हाउस डकैतीज़ में हम लोकल पुलिस की हेल्प में गैंग्स आइडेंटिफाई करें और उनको अरेस्ट करें, तो वो काम भी हम साथ साथ करते हैं। अच्छा, इस बुनियादी तौर पर जो एसआईयू का काम है वो एक्सटॉर्शन को कम करना है, उसको रोकना है और बैंक डकैतियों को रोकना है। तो कराची के हवाले से ये दोनों चीज़ें बड़ी माजी में तो बड़ी मशहूर रही हैं, आए दिन बैंक डकैतियाँ होती थीं और भत्ता तो यहाँ का फैशन बन गया था। तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप शहर की, कराची के अंदर बैंक रॉबरीज और एक्सटॉर्शन की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये जराइम किस हद तक कंट्रोल किए हैं आपने? जनाब, अगर आप इस चीज़ को देखें तो मैं आपको कहूँगा कि 10 साल का आप एनालिसिस करें से 2011-12 में जब क्राइम बिल्कुल पीक पे था और यहाँ बहुत सारी टाइप्स का वायलेंस था, रेशियल, पॉलिटिकल हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स थे और टेररिज्म बहुत टॉप पे था, बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे थे। तो क्राइम ओवरऑल उस वक्त से बहुत कम हुआ है। आप अगर सिर्फ टारगेट किलिंग देख लें तो अगर कब 500 केसेस होते तो अब सिर्फ 10-12 2019 में हुए, 2020 में इससे भी कम केसेस हैं। और मर्डर्स जो हैं वो 2500 पे या 2400 होता था तो अब सिर्फ 400 के करीब रह गए। इसी तरीके से जो हमारी प्राइम कंसर्न वाले केसेस हैं, बैंक रॉबरीज़ और जो एक्सटॉर्शन के केसेस हैं, इन दोनों में भी एक बहुत बड़ी रिडक्शन हुई है। और क्योंकि एक्सटॉर्शन में अक्सर पहले ऑर्गेनाइज गैंग्स इन्वॉल्व थे, इस कराची ऑपरेशन में पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मदद से इनकी कैपेसिटी को
काफ़ी हद तक जो आप कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और अभी बहुत लिमिटेड केसेस हमारे पास आ रहे हैं जिसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग इन्वॉल्व है। अगर मैं आपको अभी एक फ़िगर दूं तो 2020 में सिर्फ 126 केसेस हमारे पास आए, और 126 केसेस में से तकरीबन 103 हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिए। उसमें से 132 बंदे उनमें हमने गिरफ़्तार किए आउट ऑफ 192, बाकी कुछ लोगों ने बेल करा ली, कुछ एब्सकॉन्डर हैं। और इसमें भी जो मेजॉरिटी है ऑर्गेनाइज क्राइम के, रेयरली कुछ केसेस हैं जहां ऐसे ग्रुप्स जो कि ऑपरेट करते थे से लियारी से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के मिलिटेंट विंग से उस वक्त था, और अब उनकी पेट्रोनेज वगैरह ख़त्म हो गई, और वो बैठ के किसी बाहर के मुल्क से कोई इंटरनेट कॉल वगैरह करके तो लोगों को डरा रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज है। ज़्यादातर जो है लोगों की और झगड़े जिसकी वजह से वो झूठे केस करा देना, इस तरह के हमने कुछ 23 केसेस लास्ट टाइम वापस भेजे, या फिर उनको बी क्लास यानी मतलब फॉल्स डिक्लेयर किया अपनी इन्वेस्टिगेशन में, या किसी के रिलेटिव्स ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, या किसी ऑफिस में किसी ने अपने बॉस को एक्सप्लॉइट करने की बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। उस किस्म के केसेस की तादाद ज़्यादा है। ये तो एक्सटॉर्शन की बात होगी। जहाँ तक बैंक रॉबरी का ताल्लुक है तो आप देखें कि एक ज़माना था कि कई बैंक रॉबरीज लगती होती थी, और उसमें एक ग्रेजुअल डिक्लाइन आया है। उसकी वजह से ये कि मैक्सिमम गैंग्स पकड़े गए हैं। 2020 में एक बैंक रॉबरी का केस हुआ, तकरीबन एक अलाइड बैंक था कुरंगी में, उसके ऊपर डकैती लगी थी 1 करोड़ 26 लाख का। वो सामान जो है वहाँ से यानी कैश जो है वो उसने लूटा गया था, और इसमें 7 बंदे इन्वॉल्व थे। 7 के 7 अरेस्ट हुए हैं, और 1 करोड़ 14 लाख की रिकवरी हुई। तो आप समझ लें कि इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि हमने ये गैंग्स तकरीबन आइडेंटिफाई कर लिए हैं, और रिसेंटली हमारा एक दिसंबर के महीने में एक गैंग के साथ मुकाबला हुआ था, और वो बिल्कुल अगले दिन डकैती करने वाले थे। हमें इन्फॉर्मेशन मिली, फिर उनके काफ़ी सारे लोग जो उन्होंने एज गार्ड्स भर्ती कराए थे मुख्तलिफ बैंकों पे, वो हमने पकड़े उसी की सब्सिक्वेंटली। तो हमने तकरीबन 2 बैंक रॉबरीज फॉइल की हैं दिसंबर में, और इसके अलावा जनवरी में भी एक बैंक रॉबरी और एक प्राइवेट कंपनी थी जिसकी कैश फंड स्नैच करनी थी, उसका प्लान फॉइल किया। और इस सिलसिले में हमने तकरीबन 2 गैंग जो है वो बस भी किए। ये एक्शन हमारे टाइमली एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन की वजह से ये हो नहीं सका। तो इसके अलावा भी हमारे अगर आप देखें पाकिस्तान में किसी और जगह पे बैंक डकेट्स वगैरह ऑपरेट कर रहे हैं, तो उसमें भी हम ऑफ एंड ऑन दूसरी पुलिस फोर्सेस को आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे ये भी चीज़ है कि आपने जिस तरह कहा कि अब जो पॉलिटिकल जो मोटिवेटेड जो एक्सटॉर्शन होती थी हमारे शहर में, उसमें अब काफ़ी हद तक, बल्कि अब आपके कहने के जहाँ जो गैंग, लेकिन वो गैंग उनको वो बेक तो उन पॉलिटिकल एलिमेंट्स का था ही, लेकिन अब अगर कोई एक्सटॉर्शन है, जितना भी रेशियो है, तो वो अब कौन लोग हैं, कौन कर रहे हैं? कोई इंडिविजुअल्स हैं या कोई और मकामी गैंग्स हैं? वो देखिए, जो 2012-13 में सिचुएशन थी वो ये था कि ये होता क्रिमिनल है जो कि पेट्रोनेज लेने की कोशिश करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में। जनरली पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी इन्वॉल्व नहीं इस तरीके से डायरेक्टली रहती। तो ऑपरेशन के बाद जो इनको पेट्रोनेज मिली हुई थी किसी जगह से, वो इनसे ख़त्म हो गई, वो नेक्सस ख़त्म हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज़ इस टाइम पे जो भी हैं पाकिस्तान में या कराची में, वो सख्ती से इस चीज़ से डिस्टेंस्ड हैं, और जो क्रिमिनल है वो अपनी क्रिमिनल हद तक ही रह गया है। और अक्सर जो इनकी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान से बाहर बैठी हुई है इस टाइम पे। अगर वो किसी जगह पे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं छोटी मोटी, तो वो बाहर बैठ के कॉलें कर रहे हैं, बाहर के नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर आप ये समझ लें कि इनका तकरीबन जो एक जगह थी जहाँ से ऑपरेट करते थे वो ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम पे कोई भी कराची का एरिया नहीं है जो नो गो एरिया, वो पुलिस के सेफ हेवेंस ख़त्म है, सेफ हेवेंस ख़त्म हो गए। अच्छा, एक और चीज़ भी बताइएगा कि चलें कि ठीक है, ये इस हवाले से कि भी वो नेक्सस उनका ख़त्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे, आज भी उनको थ्रेट्स होते हैं, ख़ासतौर पर हमारी जो ताजर जो है कम्युनिटी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्शन के हवाले से उनको थ्रेट्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को होते हैं। तो इस वक्त आपके पास जो मेजर कंप्लेंट्स आती हैं इस हवाले से, तो वो किस
हमारे सेक्टर की आती हैं जिनको एक्सटॉर्शन के लिए तंग किया जाता है या वो एक्सटॉर्शन देने पर मजबूर हो जाते हैं? देखिए, जेन्युइन केसेस जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कम परसेंटेज है जेन्युइन केसेस की, वो बेसिकली यही ताजिर हो गए या बिजनेस कम्युनिटी के हो गए जिनको इस किस्म की थ्रेट कॉल की जाती है, जो जेन्युइन कंप्लेंट्स की है। और जेन्युइन कंप्लेंट्स मेजॉरिटी में आप समझें, कह लें कि 30% रह गई हैं जो हमारे पास टोटल केसेस रजिस्टर हो गए। तो वो यही लोग हैं, इनको किसी बायर के नंबर से वो कॉल करके, इंटरनेट कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू किसी बाहर के मुल्क से वो अप्रोच करते हैं, और वो ऑफ एंड ऑन हमारा काम चलता रहता है। हमारे पास एक अच्छी टेक्निकल टीम है जिसके थ्रू हम उनको चेस करते हैं। जो बाहर बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ तो अभी इस टाइम पे कोई एक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो उनके एलिमेंट्स यहाँ ऑपरेट कर रहे होते हैं, जो कोई जाके धमकी देते हैं या पर्ची देते हैं या गोली चला आते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन करते हैं और वो ज़्यादातर केसेस में अरेस्ट हुए। अच्छा, एसएसपी साहब, एक चीज़ तो ये कि आपका जो इदारा है वो जितने भी कराची के अंदर पुलिस स्टेशन हैं वहाँ जो एफआईआर लॉज होती हैं, फिर आप उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो अगर एक्सटॉर्शन की हो या बैंक रॉबरी की हो, क्या कोई डायरेक्टली भी आपको कंप्लेन कर सकता है कि कोई और तरीक़ाकार है कि जिससे वो डायरेक्ट एसआईयू को आकर कंप्लेन करे? अगर है तो वो क्या तरीक़ाकार है? नहीं, इसमें देखें, डायरेक्टली कंप्लेंट जो है ये डोमेन डायरेक्ट पुलिस स्टेशन के, अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो हम डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं करते, हम उसी बंदे को रेफ़र कर देते हैं कि वो अपने कंसर्न थाने में एफआईआर रजिस्टर कराए और वो फिर हमारे पास आ जाएगी। कभी कभार ये होता है कि कुछ लोग जो हैं वो डर रहे होते हैं और वो चाहते नहीं हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं, हम उसमें थोड़ा सा ग्राउंड वर्क, स्पेड वर्क कर लेते हैं, बंदा आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर हम उसको कहते हैं कि जाके आप एफआईआर रजिस्टर करवाएं और फिर उसके बाद हम एक्शन ले लेते हैं। तो इस किस्म की भी ज़ाहिरी बात है कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन डोमेन जो है वो कंसर्न पुलिस का है। अच्छा, एक और भी चीज़ ये कि हमारे कराची की हम बात करें तो बहुत सारे कराची पुलिस के यूनिट्स बने हुए हैं और हर किसी का अपना अपना डोमेन है, अपना काम है। आप उन दूसरे यूनिट्स के साथ किस तरह मिलकर कोई जो है वो काम करते हैं कहीं, या आप समझते हैं कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपसे हेल्प लेते हैं बाकी यूनिट्स, या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ आपको उन यूनिट्स की हेल्प चाहिए होती है? देखें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम स्ट्रीट क्राइम पे अक्सर काम करते रहते हैं, स्ट्रीट क्राइम में हम लोगों ने, अगर मैं आपको थोड़े से फिगर बता दूं तो 2020 के साल में 427 केस रजिस्टर किए, 472 क्रिमिनल्स पकड़े। वो स्ट्रीट क्रिमिनल वो हैं जो कि डकैती, रॉबरी, मुख्तलिफ़ किस्म के टेररिज्म के एक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, इनसे मल्टीपल रिकवरीज हुई हैं, एक्सप्लोसिव मटीरियल, मुख्तलिफ़ तंजीमों से इनका ताल्लुक़ है। और इनके जो रेवलेशन पे, इनकी इंटेरोगेशन में इन लोगों ने जिन केसेस का इंकशाफ किया और जो वेरीफाई हुए हैं, उसमें हमने लोकल पुलिस के उन ऑफिसर्स को बुलाया है, उन्होंने इनको इंटेरोगेट किया, अपने केसों में गिरफ्तारी डाली है। तो वो 495 केसेस हैं जो डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें मर्डर के केसेस हैं, मर्डर विद डकैती के केसेस हैं, एक्सटॉर्शन के, रॉबरी डकैती के तकरीबन 195 केसेस हैं, मर्डर के 45 केसेस हैं जिस तरीके से, और किडनैपिंग के केसेस हैं, टेररिज्म के केसेस हैं, ये सारे। तो बेसिकली हमारे इस एक्शन से उस पुलिस को बड़ा असिस्टेंस पहुंचा है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब भी कोई बंदा अरेस्ट होता है तो उसको इंटेरोगेशन के अंदर उस वेपन अगर रिकवर होगा तो वो हम अपने पास केस रजिस्टर करेंगे, लेकिन इंटेरोगेशन में जितने भी वो केसेस हमें बताता है हम वो कंसर्न थानों को नोट कराते हैं, वहाँ से आईओ आता है, वो उसको दोबारा इंटेरोगेट करता है। अगर उसको ये लगता है कि ये बंदा वाकई इन्वॉल्व है तो उसके अंदर गिरफ्तारी कर देता है, डाल देता है। तो इस तरीके से हमारे एक्शन से उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और इसमें हम काफ़ी असिस्टेंस करते रहे। और इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस भी हम लोग कई जगहों पे देते हैं पुलिस को। और हम लोगों को अगर किसी जगह पे एक्सटॉर्शन के लिहाज से हमने रेड करनी है या अपने बैंक रॉबरी के लिहाज से, या फॉर दैट मैटर कोई गैंग हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है और हमें लोकल पुलिस की हेल्प की होती है, तो हम उनके साथ भी उनकी असिस्टेंस लेते हैं, उनसे नफरी लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी एसएसपी साहब के, हमारे पास जो इंट्रोगेशन और जो इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ेकार है उसमें अभी बहुत सारे फ्लॉज मौजूद हैं, साइंटिफिक अभी हम उतने शायद अभी उतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि जब एफआईआर लॉज हो जाए फिर उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आ जाती है कि एक्सटॉर्शन और बैंक रॉबरी की अब सारी इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन आपने करनी है, तो किन जदीद तरीक़ों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल? फॉरेंसिक हो गया या और क्या इस तरह की जदीद चीज़ें हैं जो आपने शामिल की हुई?
देखिए इसमें जो SIU की इन्वेस्टिगेशन है, हमारी टीम एक बड़ी कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटर्स पे, तकरीबन 27 इन्वेस्टिगेटर्स हैं हमारे पास, और वो एक्सपीरियंस्ड हैं। उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वर्क की कि एक्सटॉर्शन के केस कौन करेगा, बाकी केस कौन करेंगे। तो और हमारी रेशो भी बड़ी अच्छी रही है कन्विक्शन की एज़ कम्पेयर टू लोकल पुलिस। अब दूसरी बात ये हो गई कि 2 फेजेस होते हैं, एक होते हैं डिटेक्शन का फेज़ और एक होता है इन्वेस्टिगेशन का, कलेक्शन ऑफ एविडेंस का फेज़। तो डिटेक्शन का फेज़ हमारे पास ज़्यादातर जो केस आते हैं वो ब्लाइंड होते हैं। उसमें टेक्निकल हमारे पास एनालिसिस की फैसिलिटी मौजूद है, जिसमें CDR एनालिसिस हो गया और जियो फेंसिंग की अच्छी है हमारे पास टीम है। उसके ऊपर से मैक्सिमम जो डिटेक्शन के अंदर इनका पोर्शन ज़्यादा है। उसके अलावा क्राइम सीन यूनिट होता है हमारा, वो अभी एडिशनल IG साहब की एफर्ट से हर डिस्ट्रिक्ट में वो यूनिट इस्टेब्लिश हुआ है। CIA का भी एक क्राइम सीन यूनिट है, जिसमें हमारे जो क्राइम सीन टेक्नीशियंस हैं वो जाके स्पॉट से DNA कलेक्शन करते हैं, ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट कलेक्शन होती है और वो भी हमें डिटेक्शन में मदद देती है। और बेसिकली फ्यूचर भी इसी चीज़ का है। अगर आप देखें कि रिसेंटली हम लोगों को, पुलिस को एक बड़ा जो फ़ायदा हुआ है वो ये कि कराची यूनिवर्सिटी में एक DNA लैब इस्टेब्लिश हुई है सिंध गवर्नमेंट की मदद से, और केमिकल एग्जामिनेशन जो होता था उसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। हमारे पास एक जिसका हम असिस्टेंस लेते हैं, ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट, इसके अंदर सेल फ़ोन है, उसमें से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर जो वेपन चला है उसकी खोल है उसकी मैचिंग के लिए, या IBIS का एक सिस्टम है, तो उसका भी हम असिस्टेंस लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमें डिटेक्शन में और प्लस एविडेंस कलेक्शन में मदद करता है। फिर CCTV फुटेज जो है उसको जो है आप कह लें कि उसमें से एविडेंस निकालना और फिर उसको प्रोसेस करना ताकि हम सही बंदे तक पहुंच जाएं। तो इसके सिलसिले में CPO में एक IT ब्रांच है जो इससे हम हेल्प लेते हैं, नादरा से हेल्प लेते हैं। तो वो तमाम चीज़ है जो इनको मतलब मुकम्मल इदारों से कोऑर्डिनेशन के बाद एक और चीज़ ये कि आपकी यूनिट के हवाले से कि इस वक्त आपका यूनिट किस हद तक इक्विप्ड है, या आपको और भी फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं आपके डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, कि आपको और ज़्यादा वेल इक्विप्ड किया जाए, या आपको और कोई जदीद सहूलियात? देखिए तकरीबन हमारे पास 250 की ऑपरेशनल फोर्स है और एडिक्वेट नंबर ऑफ़ व्हीकल्स हैं, और जहाँ तक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो ज़ाहिर बात है वो तो आप जितना उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आपको टेक्निकल फैसिलिटीज़ चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, वो तो हमारे साथ साथ चलती रहती है। वो ऑफ एंड ऑन हम डिमांड भी करते रहते हैं। लेकिन एज सच आप कहें कि कोई जिसको कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज है इस टाइम पे, वो इतनी नहीं है। वो हमें सेटिस्फैक्ट्री बजट मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री हमारे जो ऑपरेशनल सलाहियत है, जो सलाहियत है, फ्यूल और लॉजिस्टिक्स वगैरह हमारे पास है। ठीक। अच्छा, एक और भी चीज़ ये कि आपका क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक़ है तो चालान वगैरह वो सारी चीज़ें आप बनाते हैं। हमारे यहाँ ये एक चीज़ तासुर मौजूद होता है कि पुलिस का केस कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मुजरिम जो है वो अदालतों से रिहा हो जाते हैं, और अदालतों में बहुत सारे बार जजेस के ये रिमार्क्स और फैसलों में ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि पुलिस केस कमज़ोर बनाती है, जिसकी वजह से वो मुजरिम आसानी से छूट जाते हैं। तो ये इस पर भी आप मुझे बताएंगे कि क्या वजह है कि पुलिस सही अंदाज से वो मजबूत केस क्यों नहीं बना पाती उन क्रिमिनल्स के? अच्छा, इसमें एक लंबी डिस्कशन वाली बात है। 2-3 इश्यूज़ पुलिस के, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अगर कोई क्रिमिनल पकड़ा जा रहा है, वो अगर 100% केसेस हैं उनमें से सिर्फ 40 या 50% डिटेक्ट होते हैं, और 40-50% जो डिटेक्ट होते हैं उसमें से भी अगर 20-30% कन्विक्शन होती है। वैसे तो ओवरऑल कन्विक्शन आप देखें तो कराची पुलिस की 60% है, लेकिन जो रॉबरी के केसेस हैं इसमें लोग जो हैं इतने इंटरेस्टेड नहीं होते रजिस्टर कराने में या परस्यू करने में, उसमें डिटेक्शन कम है, तकरीबन 15% के करीब। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। उसमें वीकनेसेस पुलिस की हैं, हमारा प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो भी एक किस्म का समझ लें कि पुलिस स्टेट के बिहाफ पे होता है, उसमें कुछ वीकनेसेस हैं, और जुडिशल लेवल पे भी जो हमारी कोर्ट्स हैं उनमें भी कुछ वीकनेसेस हैं। तो इसकी वजह से इनका कम्बिनेशन है। हमारे यहाँ ये है कि हमारे IOs जो कुछ अरसे पहले जो सिलेक्शन होती रही है वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो जो जदीद तकाज़े हैं उनको समझ सकें और उसमें से एविडेंस एक्सट्रैक्ट कर सकें। इसमें बड़ी कोशिश हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए, वो उसमें हम कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हैं।
दूसरी बात ये कि हमारे अगर ओवरऑल पुलिस में देखा जाए तो जो मीन्स ऑफ डिटेक्शन है वो बड़े लिमिटेड हैं, क्योंकि अगर आप कराची जैसे बड़े शहर को देखें, दुनिया में इसमें सीसीटीवी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। अब दिल्ली है, उसमें 1,60,000 सीसीटीवी लगे हुए हैं, हमारे पास सिर्फ 2,000 सीसीटीवी हैं, वो भी बहुत पुराने हैं, 2 मेगापिक्सल के हैं। सेफ सिटी की प्रोजेक्ट की बात हो रही है, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में नहीं पहुंची। अब उसके मुख्तलिफ इशू होंगे, ज़ाहिर बात है एक बड़ा प्रोजेक्ट है कराची के लिए, और वो उसमें फिर जब आपके पास ये नहीं है, फिर इसी तरह टेक्निकल फैसिलिटीज़ थोड़ी सी और लिमिटेड हैं, तो मीन्स ऑफ डिटेक्शन आपके पास कम रह जाते हैं। जब मीन्स ऑफ डिटेक्शन कम होते हैं तो एक तो केस डिटेक्ट कम होते हैं, और उसके बाद आपको एविडेंस वो नहीं मिलता जो कि साइंटिफिक एविडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो उस वजह से पुलिस के केस वीक होते हैं। दैट कपल्ड विद वो मैंने आपको जो बताया कि थोड़ी सी कैपेसिटी के इश्यूज़ हमारे शुरू में, जो एजुकेशन का इतने अच्छे लोग हमने नहीं लिए, उसका वो हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है। अब बहुत ये भी है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स जो हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन उसमें काफ़ी अभी गुंजाइश बाकी है। फिर आप चले जाएं प्रोसिक्यूशन के लेवल पे, तो वहाँ भी बड़ा सारा एक लॉप साइडेड आपको चीज़ नज़र आएगी। प्रोसिक्यूटर बहुत कम है, 16 प्रोसिक्यूटर, अगर मैं मलीर में था इससे पहले, उसमें अगर 16 प्रोसिक्यूटर हैं तो 5,000 केस प्रोसेस करते हैं एक साल के, और पिछले साल के भी केसेस चल रहे होते हैं, तो उसमें बड़ा सारा इशू आ रहा है, और वो इस तरीके से तवज्जो नहीं दे सक रहे, पुलिस अपना केस सही तरीके से कॉन्टेस्ट नहीं या गवर्नमेंट कर नहीं सक रही, और कुछ हमारे लॉज में भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कोर्ट्स में अगर आप देखें कि अक्सर जो हमारे पास केसेस होते हैं इक्वटल में, उसमें लिखा जाता है कि जो केस है डकैती का हुआ उसमें प्राइवेट विटनेस नहीं है। अब लोग प्राइवेट विटनेस बनना नहीं चाहते। तो आप देख लें, कोई बंदा स्पॉट पे पकड़ा गया, पुलिस ने आके उस बंदे को वहाँ से ले लिया, उसके पास से रिकवरी भी हो गई, पूरे लोगों का झमघट्टा बना होगा, लेकिन कोई आप उनसे कहेंगे जी एक विटनेस बने तो सारे भाग जाते हैं। ऊपर से जो है इसमें एक सोसाइटी का भी एक जिसको रोल है, वो चीज़ नहीं है। अब उसके भी बैक पे बड़ी सारी चीज़ें हैं, उसकी भी बैक पे ये चीज़ें हैं कि हम एक दिन केस में रजिस्टर करा दिया, एक बंदे को गवाह बना लिया, तो वो 1-2 साल धक्के खाता रहता है केस पर, और वो बंदा जो कहता है कि मैं काम का गवाह बन गया हूँ, और हर महीने पे मैं जाता हूँ या 15 दिन पे जाता हूँ, और कोर्ट मुझे बुला के एडजर्नमेंट दे देती है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं। कोई 5-6 मल्टीपल रीजंस हैं इसके। इसमें देखें, अब कोर्ट्स की भी ना लेवल पे कुछ चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की, जैसे आसिफ सईद खोसा साहब थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ की। उन्होंने कहा कि मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स बनाए, कि एक बार जो केसेस चल रहे हैं वो जब लगेंगे तो लगातार चलेंगे जब तक कि वो केस कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी, कोई वकील एडजर्नमेंट दरख्वास्त नहीं करेगा, कोई जज देगा नहीं, वो लगातार ट्रायल होगी, 3 दिन चलती है, 4 दिन चलती है, उसी दिन उसका डिसीजन हो जाएगा। और उसका पॉजिटिव इफेक्ट ये आया कि हज़ारों केसेस जो कि मर्डर के, 2 केसेस उन्होंने किए थे मर्डर और नारकोटिक्स के ट्राई किए, हज़ारों केसेस मर्डर के वो डिस्पोज ऑफ हो गए, लोगों के 20-20 साल के, 2001 का 2002 का केस वो डिस्पोज ऑफ हो गया। उसमें पाकिस्तान के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने बताया आखिरी बार कि जिसमें मर्डर की पेंडेंसी ट्रायल्स की 0 हो गई। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एक चीज़ है। अब ओरिजिनल प्रोसीजर यही है कि आप हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, हमने कोर्ट को दी, कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया, उसके बाद ट्रायल शुरू कर दी या डेट दे दी ट्रायल की कि 1 महीने या 2 महीने के बाद ट्रायल होगी। तो जब भी ट्रायल चलनी चाहिए उसको लगातार होना चाहिए और एडजर्नमेंट को मिनिमाइज़ कर दें। बाहर भी यही होता है। इंग्लैंड में इतना वो कहते हैं कि खोसा साहब की बकौल ही, इंग्लैंड में इतना प्रेशर होता है कि आपने एक बार केस रजिस्टर कराया, 2.5 साल के बाद आपकी बारी आएगी, लेकिन 2.5 साल के बाद बारी आती है तो वो 2-3 दिन में खत्म हो जाता है। तो जितने भी विटनेसेस को पता हो गया यार हमने 2.5 साल के बाद पेश होना है, तो वो 2.5 साल के बाद जाएंगे और वो पेश होकर 4 दिन में या 3 दिन में फारिग हो जाएंगे। तो फिर मेरे भी सोसाइटी में लोगों की इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ सर मुझे कि एक्सटॉर्शन के हवाले से हम बात करें, कराची के अंदर, वैसे तो मैंने देखा पूरे मुल्क में, लेकिन हम स्पेशली कराची के अंदर बहुत सारे पुलिस एहलकार भी पकड़े गए हैं वो एक्सटॉर्शन में मुलविस पाए गए। तो वो और कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने पुलिस बनकर एक्सटॉर्शन लिया और कुछ वाकई पुलिस के। तो उस पर आपका कितनी कार्रवाई हुई कि आपने अपने डिपार्टमेंट में इस तरह की कितनी काली भेड़ें पकड़ी?
देखिए, इस एडिशनल आईजी कराची की इस बारे में बड़ी एक क्लियर पॉलिसी है। यहाँ वो बंदा जो 100 या 200 रुपए भी किसी बंदे से ट्रैफिक में रोक के किसी रिश्वत लिए, उस पर भी एक्सटॉर्शन के केसेस हुए हैं और उनको एग्जाम्पल बनाया गया है। जो केस हमने इन्वेस्टिगेट किए हैं, हमने उनको चालान किया है और एक एग्जाम्पल सेट की है। दूसरी एक बड़ी एक्टिविटी अनफॉर्चुनेटली कराची ऑपरेशन के तहत दरमियान में शुरू हुई और अब भी जारी थी, वो उस पर भी बड़ा सीरियस चेक हुआ। वो ये कि किसी बंदे को अरेस्ट कर लेना और उसके बाद उससे पैसे डिमांड करना। वो तो रिवाज है हमारे पास। वो वाला पूरा ट्रेंड बना हुआ है। वो जैसे मेरा यूनिट है, इसमें भी एक केस हमारा भी हुआ। हम लोगों ने उसके खिलाफ किडनैपिंग फॉर रैंसम के पर्चे दिलवाए। इसके अलावा कराची पुलिस में जो इस किस्म के केसेस आए, उसमें उन ऑफिसर्स के ख़िलाफ़, चाहे वो सीनियर ऑफिसर भी हो, उसके खिलाफ किडनैपिंग फॉर रैंसम के पर्चे हुए, उनको अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ ट्रायल चल रही। तो इस सिलसिले में कोई गुंजाइश अभी इस टाइम पे बाकी नहीं है और ये सब चीज़ों को बड़ा क्लियर है कि इस किस्म का कोई। लेकिन वो कैसे विजिलेंस कैसे होगी? आपको जब तक कोई कंप्लेन न करे, वैसे विजिलेंस का कोई निज़ाम होना चाहिए ना पुलिसिंग के अंदर, कि हम अपनी विजिलेंस करके अपने लोगों पर आपकी नज़र होनी चाहिए कि क्या। नज़र तो हर जगह पे है। मिसाल के तौर पे हमारे यूनिट में, मैं अपनी से बात बताऊँ, हमारे तो लॉकअप्स में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे गेट पे कैमरे लगे हुए हैं। जो बंदे आते हैं उनकी पूरी एंट्री होती है, एक एक चीज़ देखी जाती है। हम ये देखते हैं कि इंश्योर करते हैं कि कोई इलीगल कस्टडी ना हो, जो मेरे लिहाज से हो सकता है। इस तरीके से तकरीबन हर पुलिस स्टेशन में उनके लॉकअप पे कैमरे लग रहे हैं और मेरे ख्याल में मेजॉरिटी के लग चुके हैं। और फिर भी देखें, एक ये ज़रूरी नहीं है कि उसको पुलिस स्टेशन पे लाया जाए, हो सकता है बाहर ही करते हैं, इस किस्म की हरकत कर दी जाए। तो उसमें होता ये है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है और आप उसको इंक्वायरी के बाद वेरीफाई करते हैं और वो चीज़ सही होती है, तो फिर उसके बाद उनकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए छोड़ने की। ये मेरे ख्याल में एक एग्जाम्पल सेट करता है बाकी लोगों के लिए भी। सख्त से सख्त सज़ाएँ होंगी तो फिर वो अगले दिन। अच्छा, आप आखिर में मुझे एसएसपी साहब इतना बताइएगा कि किस तरह हम पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाएं। हमारा जो पब्लिक का जो मामला है वो ये कि अगर वो उस रास्ते से गुरेज करेंगे जाने से जहाँ से सामने पुलिस वाला खड़ा हो, क्योंकि वो पुलिस की मौजूदगी उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नहीं बनता, बल्कि उनके लिए खौफ का एहसास आज भी हमारी ये सोसाइटी में। तो आप एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर हैं, आपके पास क्या इस तरह की सजेशंस हैं कि हम पुलिस को पब्लिक फ्रेंडली बनाएं, लोग वहाँ से गुजरकर पुलिस को देखकर एहसास तहफ़्फ़ुज़ का वो महसूस करें, ना कि वो किसी खौफ में मुबतला। देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली मैं ये बात कहूँगा कि हम एक बेसिकली कॉलोनियल मॉडल ऑफ पुलिसिंग के ऊपर चल रहे हैं और हमारा स्ट्रक्चर और हमारा जो वर्किंग स्टाइल है वो भी उसी तरीके से है। तो वो बेसिकली एक थोड़ी सी ऑप्रेसिव किस्म की पुलिसिंग थी। इस चीज़ को चेंज होने की ज़रूरत है और अभी आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ कोशिश भी की जा रही है। दुनिया में कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम है जिसमें जो पुलिस है वो ज़्यादा कम्युनिटी के साथ इंटरेक्टिव होती है। उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस और कुछ लीगल चेंजेस की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ऑन मेरे ख्याल में अभी भी इस टाइम पे भी मेरे नज़र से एक डॉक्यूमेंट गुजरा है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और लॉ ऑफ एविडेंस में काफ़ी सारी चेंजेस की जा रही हैं। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ज़रा थोड़ा सा और मोर ओपन, इट नीड्स टू बी मोर ओपन। इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो मेरे ख्याल में एक जैसे पुलिस ऑर्डर 2002 में सजेस्ट किया गया था कि, या इस टाइम पे पुलिस ऑर्डर सिंध का पुलिस ऑर्डर 2017 में है, सिटीज़न पुलिस प्रोटेक्शन बोर्ड्स हैं, उनकी मुख्तलिफ फंक्शनिंग है अकाउंटेबिलिटी के लिहाज से, पॉलिसी के लिहाज से, तो उसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि अनफॉर्चुनेटली मैं ये समझता हूँ कि हमारी पुलिस में 2-3 इम्प्रेशन हैं कि जी एक तो पुलिस वाला रुकेगा तो वो पैसे मांगेगा। ये अगर इस चीज़ को देखें, जहाँ भी ह्यूमन इंटरेक्शन ज़्यादा हो ना और उसकी अकाउंटेबिलिटी इतनी ना हो, ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं। आप दुबई चले जाएं, आप बाहर किसी मुल्क में चले जाएं, किसी जगह पे खड़े होकर नाके पे पुलिस रोक नहीं रही होगी, लेकिन उनके सिस्टम्स इतने बेहतर हैं। दुबई में इतने CCTV कैमरा लगे हैं, उनकी कोई स्ट्रीट अनकवर्ड नहीं है। जो भी क्राइम होता है तो उनको पता चल जाता है। बैक पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम्स हैं, एल्गोरिदम्स हैं, वो बंदा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब इस चीज़ को कम करने के लिए हमें बेसिकली उस मॉडर्न साइड पे जाना पड़ेगा जहाँ हमें ये वाला
इस काम की ज़रूरत ही ना पड़े कि हम नाकी लगाएं और उधर से चेक करें और क्रिमिनल वहाँ से पकड़ें, बजाय कि ये वाली चीज़ें करने के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक तरफ हाँ, हमें बेसिकली, और मेरे ख्याल में दैट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव। आपका एक कैमरा है, उस एक बंदा आप एक स्ट्रीट पे खड़ा कर देते हैं गार्ड करने के लिए, वो तनख्वाह भी लेता है, खाने पीने का भी उसका खर्चा होता है। बाकी ये कैमरा एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया, वो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर 24 घंटे और 24 घंटे काम करते हैं, वो जवान तो 8 घंटे होता है, और उसमें भी 8 घंटे में वो सारा टाइम अटेंशन नहीं दे सकता हर चीज़ की। तो ये एक मेरे ख्याल से कॉस्ट इफेक्टिव वे है। और आप बाहर के मुल्क, चाइना में ख़ासतौर पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वहाँ अगर आप जाते हैं किसी थाने में तो उनकी पुलिस स्टेशन में ज़्यादातर आपको पुलिस ऑफिसर मिलेंगे। आप उनसे पूछेंगे कि क्यों, वो कहते हैं कि बाहर तो कैमरे लगे हैं, जब कोई क्राइम होगा तो हम फ़ौरन जाते हैं। इस तरीके की हमारे पुलिस वाले, उससे अगर आप देखें कि वो काम भी ज़्यादा करते हैं कि 24 घंटे रात फिजिकल बहुत ज़्यादा दिन रात जो है ना, कोई वो 24 घंटे थाना खुला होता है, हर टाइम पे वो पेट्रोलिंग पे होते हैं। उसमें ज़ाहिर बात है एक बंदा जो स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाता है, जो 12 घंटे की ड्यूटी करता है, उससे आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि उसका बिहेवियर बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू वो बंदा जो कि अपने थाने में बैठा हुआ है एसी में, और वह आपकी पास क्राइम हुआ है तो आपसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए आ गया। तो बेसिकली हमें ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ना इवॉल्व करने की ज़रूरत है, इसको थोड़ा मॉडर्न प्रैक्टिसेस पे लेके जाने की ज़रूरत है, और उससे मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट होगी। दूसरी बात ये कि हमें जो पुलिस के अंदर ना ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज़्म है कि जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स हैं उनको उसी लोकल कम्युनिटी की हेल्प से वहाँ ही रिजॉल्व कराएं। केपी में इस किस्म का एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस हुआ है, सिंध में होता है, इंटीरियर में करते हैं, लेकिन वो उसकी जो लीगल कवरेज है वो नहीं है। तो उस किस्म का एक मैकेनिज्म लाना चाहिए, और थाने लेवल पे वो वाले डिस्प्यूट जो हैं उनको करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पुलिस एक्सप्लॉइट हो रही होती है, किसी को छोटा सा मसला हुआ किसी के साथ, उसने एक वो सेक्शन में जाके पर्चा कटवा दिया जिसका उसको पता है कि पर्चा हो जाएगा, वरना उसका एक वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता कि हल्का किसी ने थप्पड़ मार दिया तो वो पर्चा वो करवा देगा कि मुझे तो आके पिस्टल भी दिखाया है, ये वो हमारा भी टाइम ज़ाया होता है, ऊपर से फिर केस झूठा निकलता है, फिर उसके बाद इतने अरसे वो ट्रायल में चलता है, कोर्ट का भी टाइम ज़्यादा होता है। इस चीज़ को भी अवॉइड करने के लिए ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है, जो यानी मतलब मसालती कमेटी टाइप, इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। इसके लिए लीगल आपको कवर देना चाहिए उनको, उनके फैसलों की कोई वैल्यू होनी चाहिए, लीगल स्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में उससे काफ़ी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें।